हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फाइनली आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे और पहला ही चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। इसमें हम बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स पे, स्टैटिस्टिक्स पे, मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी सिलेबस की। बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, एमसीक्यूज करेंगे। मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही काम है, ये जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना, ये आपका फेवरेट बनना चाहिए। बिकॉज लैंग्वेज में बहुत ही सिंपल इस्तेमाल करने वाला हूं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आने वाला है। अब ये हमारा पहला ही लेक्चर है। आपने एक काम करना है, एक रिक्वेस्ट है। बाकी जो फ्यूचर लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर इस तरह की रिक्वेस्ट आपको मैं नहीं करूंगा। इस वीडियो को आपने सबसे पहले लाइक करना है, फिर आपने कमेंट करना है कैसा आपको ये लेक्चर लगा, एंड इस वीडियो को आपने शेयर भी जरूर करना है। अगर आपको एग्जामिनेशन के रिलेटेड, बाकी नोटिफिकेशन के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ। वहां पे आपको सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इसको ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी और पीडीएफ्स के रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरी होगी वो आपने व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आपने पूछना है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसका मतलब है क्या। द टर्म इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड। अब ये जो टर्म इकोनॉमिक्स है ना, ये आए है एंशियंट ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिकोस से। अब ओइकोस मींस हाउस होल्ड एंड नामिन मींस मैनेजमेंट। एक्चुअल में ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी इकोनॉमिक स्टडी अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब आप कहोगे सर सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अगर आप एक मेजर लेवल पे देखोगे ना, तो हमारे पास पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये हाउस होल्ड ही है। जो एक हाउस होल्ड के अंदर होता है वही एक कंट्री लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वर्ल्ड लेवल पे होता है। अब देखो, हमारे घर में एक हेड होता है, इसी तरह से एक कंट्री के अंदर भी हेड होता है। हम अर्निंग करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, हम उन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। कौन सा कहां पे खर्च करना है, कैसे करना है, वो सब चीजें हम मैनेज करते हैं एक घर के अंदर। इसी तरह से अगर हम मेजर लेवल पे देखेंगे, कंट्री के अंदर एक हेड होता है, वहां पे रिसोर्सेज होते हैं, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो जो हमारे पास हाउस होल्ड पे है वही एक मेजर लेवल पे कंट्री पे, दुनिया में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, वगैरह वगैरह। तो सो इकोनॉमिक्स मींस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब यहां पे अगर हम देखेंगे ना, 19th सेंचुरी से पहले जो इकोनॉमिक्स था ना, इसको हम कहते थे पॉलिटिकल इकोनॉमी। लेकिन जब अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी एक बुक लिखी, उसके अंदर इसने नेम इसको रखा इकोनॉमिक्स। पहले इसको क्या कहते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन नाम किसने चेंज किया, अल्फ्रेड मार्शल ने। क्या रखा, इकोनॉमिक्स। इसीलिए जो अल्फ्रेड मार्शल है, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपसे कोई पूछेगा फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो वो है अल्फ्रेड मार्शल। अब आप सोचोगे इसको फादर क्यों कहते हैं। हर चीज के पीछे एक वजह जरूर होती है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, वो इसी ने डेवलप किए हैं। जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मार्जिनल यूटिलिटी है, कंज्यूमर सरप्लस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। ये सारे कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने डेवलप किए हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं
फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसने एक फेमस बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में, जिसमें इसने फाउंडेशन डाली थी मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की। नव बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि जो एडम स्मिथ है इसको भी तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, अब ये अल्फ्रेड मार्शल कहां से आ गया। हाँ, जो मार्शल है ना, वो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो एडम स्मिथ है ये है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी एक जनरल है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें एडम स्मिथ ने फाउंडेशन डाली मॉडर्न इकोनॉमिक्स थॉट की। जिस बुक के अंदर इसने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, डिवीजन ऑफ लेबर, इनविजिबल हैंड, फ्री मार्केट एंड लेसेस फेयर इकोनॉमीज। अब ये जो एडम स्मिथ था, इसने ये जो बुक है लिखी थी ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, उस टाइम पे एडम स्मिथ ने कॉन्सेप्ट दिया था डिवीजन ऑफ लेबर का। अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि एक आदमी एक ही काम करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको कपड़े बनाने हैं, अब उससे पहले क्या होता था, एक इंसान एक कपड़ा पूरा बनाता था, जो भी उसके अंदर प्रोसेस होता था, जैसे स्टिचिंग हो गया, बटन लगाना हो गया, पैकिंग हो गया, वो सारे वो करता था। लेकिन एडम स्मिथ ने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उसने कहा एक आदमी एक ही काम करेगा, फिर वो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, तो वो जल्दी करेगा। जैसे एक आदमी स्टिचिंग करेगा, एक आदमी का काम है सिर्फ बटन लगाना, एक आदमी का काम है सिर्फ पैकिंग करना। इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये एक्सपर्ट इस चीज के अंदर हो जाएंगे। फिर उसने कहा इनविजिबल हैंड, जब एक इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कोई काम करता है ना, तो उसके अंदर एक इनविजिबल हैंड है। अब इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, अपनापन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी खोलोगे और दूसरी कोई कंपनी है, जिस तरह से आप, जिस लगन से आप अपनी कंपनी में काम करोगे, क्या उसी लगन से आप दूसरी कंपनी में काम करोगे? नहीं। यानी अपनी कंपनी के अंदर जो लगन है ना, जो आपको शौक है, उसी को एडम स्मिथ ने कहा इनविजिबल हैंड। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी है, एग्जामिनेशन के लिए उतना जरूरी नहीं है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद फ्री मार्केट इकोनॉमी, इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस गिवन बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। अब अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस दी। कभी कभार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वेल्थ डेफिनेशन किसने दी, तो आपने कहना है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ वेल्थ, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो बुक है वो कौन सी है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, फिर हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने कौन सी डेफिनेशन दी, इसने वेलफेयर डेफिनेशन दी। ठीक है, तो इसकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद लाइनल रॉबिन्स। अब लाइनल रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी, इसने दी स्कैर्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, कौन सी बुक में, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उसके बाद सैमुअल्सन की कौन सी डेफिनेशन है, इसकी है ग्रोथ डेफिनेशन। कौन सी बुक में दी, एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। अब थोड़ा सा हम इन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे। एडम स्मिथ की सबसे पहले जो वेल्थ डेफिनेशन उसने दी, उसके अंदर हम बात करेंगे। ही सेड दैट एवरी पर्सन वर्क्स फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। एडम स्मिथ ने क्या कहा, इसने कहा कि हर एक आदमी अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। इसीलिए एक चीज आपको याद रखना है, जो एडम स्मिथ है ना, इसको फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने यह कॉन्सेप्ट दिया था। वाइल डूइंग दिस, अब जब एक इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए
अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है तो उसके पीछे क्या होते हैं? इनविजिबल हैंड, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। यानी जो क्यूरियोसिटी उसके अंदर होती है वो उसको बैक करते हैं। और एडम स्मिथ ने किसको सपोर्ट किया? डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। जब एक इंसान बार बार एक ही काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट था, उस टाइम पे उतनी ज्यादा मशीनरीज नहीं थी, तो प्रोडक्शन इसी तरह से इंक्रीज हो रही थी। फिर हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ का जस्ट अपोजिट अल्फ्रेड मार्शल ने डेफिनेशन दी। इसने डेफिनेशन दी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब अल्फ्रेड ने क्या बोला? जो इकोनॉमिक्स है ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि लोग कमाई करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, फिर इसको स्पेंड करते हैं। लेकिन जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज हैं, ये किसके लिए है? इन ऑर्डर टू इंप्रूव द ह्यूमन वेलफेयर। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए है। यहां पे प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे ह्यूमन वेलफेयर है, सोसाइटी का वेलफेयर है, उसकी बात हो रही है। हेयर वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। वेल्थ बहुत जरूरी है। क्यों? इन ऑर्डर टू हेल्प ह्यूमन वेलबींग, यानी ह्यूमन का जो वेलबींग है, सोसाइटी की जो इंप्रूवमेंट है, इसके लिए जरूरी है। नॉट फॉर ओन सेक, ना कि अपने लिए। आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उससे कोई मैटर नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस का वेलफेयर होना चाहिए। ये किसने डेफिनेशन दी? अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट हमारे पास है लायनल रॉबिन्स। अब लायनल रॉबिन्स ने स्कैर्सिटी की डेफिनेशन दी। उसका क्या मतलब? वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। लायनल रॉबिन्स का ये कहना है, जो इंसान है ना, इंसान की जो चाहते हैं, इनकी जो वांट्स है ना, ये अनलिमिटेड है। जैसे मैं आपकी एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे आप बताओ, आप क्या क्या सोचते हो? आप सोचते हो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास हेलीकॉप्टर होना चाहिए, मेरे पास दिल्ली के अंदर जमीन होनी चाहिए, लंदन के अंदर होनी चाहिए, और बहुत सारी जगह पे मेरा घर होना चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। लेकिन जो रिसोर्सेज है ना, ये लिमिटेड है। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। अब एक और चीज, उन रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मनी। अगर पैसे से सिर्फ गाड़ी खरीदी जाती, फिर तो तब भी हमारे पास उतनी टेंशन नहीं थी। लेकिन इसी पैसे से आप कपड़े भी खरीदते हो, इसी पैसे से आप खाना भी खरीदते हो, गाड़ी भी खरीदते हो, घर भी खरीदते हो, बहुत सारी चीजें खरीदते हो। यानी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूज हैं। जैसे आपके पास जमीन है, उस जमीन के अंदर आप मेज उगा सकते हो, वीट उगा सकते हो, राइस उगा सकते हो, ठीक है। अब जब अल्टरनेटिव यूज है, स्कैर्सिटी है, तो आपके पास जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है, वो फिर आती है चॉइस की। अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता, फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता आप घर खरीदोगे या कार खरीदोगे, फिर आप कहोगे दोनों मुझे चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम है, फिर आप एक ही खरीदोगे। यानी एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, एक ही चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये जो स्कैर्सिटी डेफिनेशन है, ये किसने दी? लायनल रॉबिन्सन ने। उसके बाद पाउल सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने कौन सी डेफिनेशन दी? ग्रोथ डेफिनेशन। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी यूज स्कैर रिसोर्सेज। इसने भी स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, लेकिन इसने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी करती है किस तरह से लोग और सोसाइटी इन स्कैर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटिव यूजेस भी इनके हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। फिर वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्ट्री है, आपने गुड्स प्रोड्यूस किए, फिर आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी बेचा, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। यानी ओवरऑल जो सैमुअल्सन है ये ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे, उनकी डेफिनेशंस थी, डायरेक्ट ये एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नौ, जितने भी हमने इकोनॉमिस्ट की डेफिनेशंस पढ़ी, वहां से हमने क्या आइडिया लिया कि इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, इकोनॉमिक्स किस चीज की स्टडी करती है। तो हमने देखा, अगर हम ओवरऑल समरी में आपको यहाँ पे बताऊं,
इकोनॉमिक स्टडीज द वे इन विच पीपल यूजेस द अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक स्टडी करती है किस तरह से लोग अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं और उनकी जो अनलिमिटेड मल्टीपल वांट्स हैं उनको वो सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी के बारे में हमने क्या जाना? स्कैरसिटी इज द गैप बिटवीन पीपल वांट्स एंड व्हाट दे आर एबल टू गेट। स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी इज द गैप बिटवीन व्हाट पीपल वांट, यानी आपकी क्या ख्वाहिशात हैं, आपकी क्या चॉइसेस हैं और जो आपको मिलता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप बहुत कुछ चाहते हो लेकिन सारी चीजें आपको नहीं मिलती हैं। जो गैप रहता है ना, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं और जितनी वांट्स आपको सेटिस्फाई हो रही हैं, जो वांट्स आपको सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, वही हमारे पास स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी की वजह से हमारे पास चॉइस आती है। कमी है, आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो अब आपको चॉइस है, आप ये गाड़ी खरीदोगे या ये गाड़ी खरीदोगे। अगर आपके पास करोड़ों रुपया होता फिर आप दोनों खरीदते, फिर चॉइस की कोई बात नहीं होती। लेकिन स्कैरसिटी, कमी की वजह से चॉइस आती है, चॉइस की वजह से हम डिसीजन फिर हमें लेना पड़ता है। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, फिर मैं आपको नहीं कहता कि डिसीजन करो आपको ये लेना है या ये लेना है, फिर आप दोनों ले लेते, फिर आप सब कुछ ले लेते। लेकिन जब हमें चॉइस का कॉन्सेप्ट आता है तो चॉइस का मतलब डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन हम किस तरह से लेते हैं? डिसीजन हमें इस तरह से लेना है, जो कंज्यूमर है वो अपनी वांट को मैक्सिमम सेटिस्फाई करे। जो कंज्यूमर है ना, उसका एक ही गोल है, अपनी वांट्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करे। यानी आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, उससे आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सेटिस्फैक्शन अटेन करो, ठीक है। और प्रोड्यूसर का काम है, प्रोड्यूसर का मेन गोल होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। किस तरह से? वो हर तरीका, हर वो रास्ता ढूंढता है जिससे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का गोल क्या होता है? टू मैक्सिमाइज इट्स सोशल वेलफेयर। वो अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नाउ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसको कहते हैं? जब हम कहते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या हो रहा है। आज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, 15% पॉवर्टी है। जो हम फैक्ट्स बताते हैं, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम कहेंगे यार अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए, यानी हम अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, हमारी एक सजेशन है, तो जो ये सजेशन है ना, इसको कौन स्टडी करता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट होते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो करेक्ट हो या रॉन्ग हो, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जैसे मैं कहूंगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 21% अनएम्प्लॉयमेंट है, हो सकता है ये डेटा सही भी हो गलत भी हो, लेकिन है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में मैं क्या कहूंगा, यार अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। अब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, ये सही है या गलत है, ये फैक्ट है या गलत है, तो ये इसके लिए आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। हाँ, आप कहोगे कि मैं आपकी स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता हूं, आप उसके उलट कोई और स्टेटमेंट दोगे, ये हो सकता है। यानी मेरी स्टेटमेंट ठीक है गलत है, आपको अच्छी लगी बुरी लगी, इसके बाद इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट के बारे में यहां पे आप बात नहीं कर सकते हो कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअली गलत है ना। फैक्ट किसके अंदर हम बात करेंगे? वो हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, ठीक है। यहाँ पे नो वैल्यू जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट है, यस और नो। मैंने बोला 8% अनएम्प्लॉयमेंट है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जजमेंट है। आपकी स्टेटमेंट ठीक है गलत है, क्या होना चाहिए हमारी हमारी स्टेट के अंदर, ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, गुड बैड एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आगे आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। सबसे पहले गुड्स। जरा मुझे बताओ, आपने बहुत देखा होगा गुड्स कैरियर। जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे इनको अच्छा उठाना वाला कहते हैं, लेकिन
ऐसा नहीं होता है। अब गुड्स इकोनॉमिक्स में किसको कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मजेदार डेफिनेशन है। एनीथिंग सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स। गुड्स हम सब उन चीजों को कहते हैं जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसको आप गुड्स ही नहीं कह सकते हो। ठीक है। इसी तरह से जो गुड्स है ना, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सर्विसेज भी आती हैं। ठीक है। तो गुड्स कैन बी टेंजिबल, जिस तरह से फूड है, क्लॉथ है, कार है, मशीनरी है, वगैरह वगैरह। एंड इंटेंजिबल, जैसे सर्विसेज है, टीचिंग है, मेडिकल केयर एंड सो ऑन। इसी तरह से जो मैंने गुड्स का आपको कॉन्सेप्ट दिया, इसी तरह से भी सर्विसेज सिर्फ वो सर्विसेज है, वो एक्शंस हैं, वो एक्टिविटीज हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। आप कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे जो किसी भी ह्यूमन बीइंग की वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो उसको हम सर्विस नहीं कहेंगे। जैसे हेयर कट, बैंकिंग एटसेट्रा। उसके बाद काइंड्स ऑफ गुड, हमारे पास फ्री एंड इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। अब फ्री गुड्स कौन से होते हैं? जो हमें नेचर ने दिए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे सनलाइट है, हवा है, पानी है, वगैरह वगैरह। अब इकोनॉमिक गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो सप्लाई में स्कैर्स होते हैं, जो स्कैर्सिटी होती हैं, जिनके लिए हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप उनको खरीदना चाहते हो, उनको आप ऑन करना चाहते हो, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। नाउ कंज्यूमर गुड्स किनको हम कहते हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फूड आपके पास, टीवी है, फर्नीचर है, आपके पास गाड़ी है, मोबाइल है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? कंज्यूमर गुड्स हो गए। फिर कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स एक ह्यूमन बीइंग की, एक कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करते, बल्कि जो कैपिटल गुड्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कंज्यूमर गुड्स। ठीक है। कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स भी कहते हैं। जैसे एक मशीन है, अब वो मशीन जो है मोबाइल बना रही है, वो मशीन जो है कार बना रही है। ठीक है। वो मशीन आपके लिए टीवी बना रही है। ठीक है। या ये मशीन दूसरी मशीन बना रही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। फिर हमारे पास है यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक आपके पास गुड है, उसके अंदर जो एक कैपेसिटी है ना, वांट सेटिस्फाइंग, उसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। जैसे आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, आपके पास ऑप्शन है, एक तो आपके पास एप्पल है, दूसरी सिगरेट है। आप सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीते हो। ठीक है। आप मुझे बताओ, इन दो चीजों में से आप किसको चूज करोगे? डेफिनेटली आप एप्पल को चूज करोगे। क्यों? क्योंकि एप्पल के अंदर यूटिलिटी है जो आपकी भूख को मिटा सकती है, यानी ये आपको अच्छा लगता है। जो ये अच्छा लगना है ना, इसी को हम कहते हैं यूटिलिटी। अब सिगरेट आपको अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब इसके अंदर यूटिलिटी नहीं है आपकी जो वांट है उसको सेटिस्फाई करे। लेकिन यहां पे दूसरा आदमी है, ये सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है, तो इसके लिए सिगरेट के अंदर यूटिलिटी है। जैसे आपने देखा होगा, रोजों के अंदर जब हम फास्टिंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें खाना मिले या ना मिले, लेकिन हमें सिगरेट जरूर मिलनी चाहिए। यानी खाने से ज्यादा यूटिलिटी क्या है? उनको सिगरेट के अंदर है। ठीक है। तो जब भी आप अब देखोगे, कोई आदमी आपसे कहेगा कि मुझे फास्टिंग में बस सिगरेट मिलनी चाहिए, खाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो आप उसको कहोगे अच्छा, सिगरेट के अंदर यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू फूड। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है। इसको आप फिजिकली नहीं बता सकते हो, ये आपके अंदर दिमाग के अंदर एक सोच है कि आपके लिए यूटिलिटी किसके अंदर है। अब एक चीज याद रखना, जो यूटिलिटी है ना, ये डिमिनिश होती है। क्या मतलब? अब फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर क्रेविंग बहुत ज्यादा है कि यार मुझे एप्पल बहुत ज्यादा खाने हैं। ठीक है। आपके पास 5 एप्पल है। जो मजा आपको पहले एप्पल के अंदर आएगा, क्या वो आपको लास्ट के एप्पल के अंदर आएगा?
पहले जब खाओगे बहुत मजा आएगा, दूसरा खाओगे थोड़ा सा और मजा आएगा, तीसरा खाओगे थोड़ी सी नफरत अब होने लगेगी, क्योंकि जितना हम ज्यादा खाएंगे फिर थोड़ा सा वो नफरत होती जाएगी, यानी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं तो हम यूजुअली दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड। अब डिडक्टिव मेथड के अंदर आपको याद रखना है जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव में आपको याद रखना है स्पेसिफिक टू जनरल। डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, एक जनरल थ्योरी हम लेते हैं, फिर इसको हम एक स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे जनरल प्रिंसिपल ये है, पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर इनकम। आपने एक जनरल थ्योरी बताई, जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े। फिर आपने क्या किया, इसी थ्योरी को एक स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई किया। रमेश वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू अर्न मोर इनकम। जो रमेश है वो एक्स्ट्रा घंटे काम करते हैं टू अर्न मोर इनकम। यानी ये जो जर्नल थ्योरी है ये आपने एक स्पेसिफिक केस के ऊपर अप्लाई की। ठीक है, तो यहां पर क्या याद रखा, जनरल टू स्पेसिफिक। ये एक थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स है। अब इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या फैक्ट से एक जनरल थ्योरी डिराइव की जाती है। जैसे आपने एक ऑब्जर्वेशन किया, रमेश एंड सीता वर्क्स एक्स्ट्रा आवर टू अर्न मोर। अब आपने देखा कि जो रमेश है और सीता है ये कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न मोर इनकम। फिर आपने यहां से एक जनरल थ्योरी निकाली, पीपल वर्क एक्स्ट्रा आवर टू मैक्सिमाइज देयर इनकम। ठीक है, यहां पे आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ गए। और जो इंडक्टिव मेथड है ये एक्सपेरिमेंटेशन पे बिलीव करता है, ऑब्जर्वेशन, एंड यहाँ पे स्टेटिस्टिकल मेथड का इस्तेमाल होता है। जो हमारे पास डिडक्टिव मेथड है ये ज्यादातर थियोरेटिकल इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अब माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो दो मेजर ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब माइक्रो जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, मिक्रो से निकला हुआ है, जिसका मतलब है स्मॉल। इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये स्टडी करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक इकोनॉमिक यूनिट की, एक छोटे लेवल पे। जैसे डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल, डिमांड फॉर साल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हो गया, डिमांड ऑफ एन हाउस होल्ड हो गया, या 10-15 घरों का एक ग्रुप है उनकी डिमांड हो गई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक छोटे लेवल पे स्टडी करती है एक इकोनॉमिक यूनिट की। अब यहां पे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, आपने बताना है हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस वक्त आप आराम से आंसर कर सकते हो, फटाफट से आंसर करो। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रोस से, जिसका मतलब है लार्ज। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल, यानी पूरी इकोनॉमी की। जैसे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये कौन स्टडी करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात होती है, यानी टोटल डिमांड, ठीक है, टोटल सर्विसेज। उसके बाद फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिस्ट जॉन माइनर्ड किन्स है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिकॉज इसी ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया एज ए सेपरेट ब्रांच। जो उसने बुक लिखी थी 1936 में, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम एंड गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमी। अब यहां पे हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद द इकोनॉमिक डिसीजन। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट के होते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट हो गया, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, एक एक इकोनॉमिक एजेंट की बात हो रही है। यहाँ पे एग्रीगेट बात हो रही है टोटल, जैसे आउटपुट,
पूरे कंट्री का आउटपुट हम देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे, ठीक है। अब नेशनल इनकम पूरी एक कंट्री की देखेंगे, ओवरऑल एग्रीगेट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ठीक हो गया। इट टेक्स इनटू अकाउंट स्मॉल कंपोनेंट्स, यहाँ पे स्मॉल कंपोनेंट्स की बात होती है, यहाँ पे कंट्री एज ए होल होता है, ठीक है। इट डील विद द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइस डिटरमाइन करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे पास हैं। यहाँ पे हम जनरल प्राइस लेवल देखते हैं, ठीक है। पूरी इकोनॉमी के अंदर जनरल प्राइस लेवल क्या है, इन्फ्लेशन कैसा है, ठीक है। इसको हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी, कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये देखती है ऑप्टिमाइजेशन गोल ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, यानी जो इंडिविजुअल का ऑप्टिमाइजेशन गोल है, क्या है इंडिविजुअल कंज्यूमर का ऑप्टिमाइजेशन गोल, उसका ऑप्टिमाइजेशन गोल है अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। इसी तरह से हमारे पास जो प्रोड्यूसर है इसका मैक्सिमम जो मैक्सिमाइजेशन इसका गोल क्या है, वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन यहां पे देखा जाता है ऑप्टिमाइजेशन गोल ऑफ एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री की यहां पे बात होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इकोनॉमी किसको कहते हैं, व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी मींस अ सिस्टम वेयर पीपल अर्न एंड स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। जो इकोनॉमी है ना, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर प्रोडक्शन होती है, कंजप्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी यहां पे लोग अर्न करते हैं, फिर उसी अर्निंग को स्पेंड करते हैं, क्यों, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है। जैसे फार्मर ग्रोज क्रॉप, शॉपकीपर सेल्स, पीपल बाय, ये सारी हमारे पास क्या है, ये एक इकोनॉमी है। अब हमारे पास इकोनॉमी सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। अब सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, वहां पे थोड़े से लोग होते हैं, फेवर एक्टिविटीज होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी होती है। कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ पे मेनली बेसिक फूड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मैनी टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ज्यादा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, नई नई चीजें बनती है। यहाँ पे हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड है, बेसिक चीजें होती है बस। सिंपल इकोनॉमी में बर्टर सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है। अब बर्टर सिस्टम क्या होता है, पहले जमाने में और आज में, आज भी बहुत सारे गांवों के अंदर क्या होता है, गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जैसे आपने इनको साल्ट दिया, इन्होंने आपको हल्दी दी, आपने इनको राइस दिया, इन्होंने आपको व्हीट दिया, यानी गुड्स के बदले में गुड्स। अभी भी गांव में बहुत सारे, बहुत जगह ये होता है, तो इसको हम कहते हैं बर्टर सिस्टम। लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मनी है, बैंकिंग है, यहाँ पे सब चीजें एडवांस लेवल पे है। यहाँ पे लिमिटेड रूल है, लिमिटेड ट्रेड है, यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे ट्रेड होता है। अब जो सिंपल इकोनॉमी है ये मोस्टली सेल्फ डिपेंडेंट होती है, ये अपने ऊपर डिपेंड है। जैसे पहले जमाने में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लोग चीजें नहीं खरीदते थे, वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे, अपना खेत होता था, सिर्फ जैसे नमक है या हल्दी है, कुछ चीजें वो बाहर से लाते थे, ज्यादातर वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे। लेकिन यहाँ पे हायर इंटरडिपेंडेंसी है। जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा, बाहर की जो हमारे पास बाहर मुल्कों के साथ हम ट्रेड करेंगे, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। कोई किसी कंट्री में ऑयल निकलता है, हम उसके ऊपर डिपेंड होगा। किसी कंट्री में किसी और चीज की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, उसके ऊपर हम डिपेंड होंगे। ये हमारे पास सिंपल इकोनॉमी, दिस इज विलेज इकोनॉमी। और ये हो गई इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी और बहुत सारी इकोनॉमीज। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। हमारे पास जनरली थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती है। कंट्रोल्ड आर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो गई, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, इसी को हम कहते हैं लेस फेयर इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब कंट्रोल्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना,
इसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट। यानी प्रोडक्शन आपको कितनी करनी है, कंजप्शन कैसे होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए, एक्सचेंज कैसा होना चाहिए, इस सब के ऊपर किसकी अथॉरिटी है? सेंटर की अथॉरिटी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी। अब फ्री इकोनॉमी में क्या है? यहां पे सब कुछ प्राइवेट है। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। यहां पे मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड होगी वो प्रोडक्शन करेंगे। यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, यहां पे किसी का कंट्रोल नहीं है, यहां पे फ्री हैंड है। इंडिविजुअल को जो मर्जी आएगी प्रोड्यूस करेगा, जो मर्जी आएगा कंज्यूम करेगा, जितनी मर्जी है इन्वेस्टमेंट करेगा, सब कुछ अपनी मर्जी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी में इन दोनों के फीचर्स मिलते हैं। यहां पे मार्केट फोर्सेस भी है, डिमांड सप्लाई भी है, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे रेगुलेशन करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी को जो मर्जी आएगी प्राइस रखेगी, नहीं, बल्कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी। इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। अब यहां पे क्या है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में यहां पे जो भी चीजें होती हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन सब के पीछे एक ही चीज है, वो है सोशल वेलफेयर। सोसाइटी का वेलफेयर कैसे हो? फ्री में, फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक ही कंसेप्ट है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमारा प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? हम वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी है, सोशल वेलफेयर भी है। उसके बाद जो हमारे पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, यहां पे कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर है, वो सावरन नहीं है, उसके पास फुल पावर नहीं है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी सब कुछ। यहां पे फुल पावर है, फुल सॉवरेंटी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में सॉवरेंटी तो है, लेकिन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो ये एंश्योर करता है कि जो एसेंशियल आइटम है वो कंज्यूमर तक पहुंचे, वहां पे कोई ज्यादा हाई प्राइस ना हो। उसको रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। यहां पे क्या है? ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं उसको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट करती है। यहां पे ज्यादातर प्राइवेट इंडिविजुअल इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। जैसे अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी में है, यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हैं, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल के हैं, ठीक है। अगर आप चाइना के अंदर देखोगे, रशिया के अंदर देखोगे, हालांकि अब वहां पे भी थोड़ा सा मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओवरऑल जो इनकी आइडियोलॉजी थी पहले, वहां पे क्या था? सारी चीजें किसकी थी? गवर्नमेंट की थी, ठीक है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसे यूएस के अंदर है, वहां पे क्या है? सिर्फ प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो डोमिनेंट है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर डोमिनेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, वहां पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों डोमिनेंट है। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक बार फिर से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को आप लाइक भी आपने करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट करके मुझे बताना है आपको कितनी समझ आई, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं हुए। बाकी यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।